ठीक है, तुमसे ज्यादा तो मुझे ही याद रहता है कि कौन से बैच में क्या पढ़ाया था। चलो यहाँ देखो, अब सबसे पहले तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिया था। फ्रेगमेंटेशन के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, और फ्रेगमेंटेशन में हमने ये पढ़ा था कि जब हमारी क्या होता है, जब हमारी पेरेंट बॉडी किसमें भाई, जब किसमें, दो या दो से ज्यादा, किसमें, ऑफ स्प्रिंग्स में क्या होती है जाके, जब स्प्लिट और ब्रेक होती है मेच्योर होने के बाद, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर होता था हमारा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो हमारा फिजन था, फिजन में भी तो यही था कि दो या दो से ज्यादा ऑफ स्प्रिंग में डिवाइड होना फिजन कहलाता है, लेकिन फिजन किसके अंदर था, यूनिसेलुलर के अंदर, और फ्रेगमेंटेशन किसमें था, मल्टी सेलुलर के अंदर। ठीक है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल किसका लिया था, स्पाइरो गैरा का, जो हमारे एग्जाम में आएगा एग्जांपल। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हमने ऐसे ले लिया, पढ़ लिया क्या, कि एक और एग्जांपल हमारा सी एनिमॉन्स जो होते हैं, ये सी एनिमॉन्स भी क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं। ठीक है, ये जो सी एनिमॉन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं समुद्र के अंदर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, और इनका जो अपीयरेंस होता है देखने में कलरफुल होता है। ठीक है, कैसा, तुम लोगों ने समुद्र के अंदर देखो, समुद्र में तो जिसने देखा जाके वो बात अलग है भाई, जिसने टीवी में तो देखा ही होगा, है ना, डिस्कवरी चैनल पे तो देखा ही होगा, नेशनल जियोग्राफिकल पे तो देखा ही होगा, है कि नहीं, ये पता नहीं कि सारे के सारे रील्स वाले तो होंगे नहीं। तो अब यहाँ पे जो तुम लोगों ने उसमें देखा होगा, तुम लोगों ने देखा होगा कि ओशियन मरीन के अंदर क्या होते हैं, कि भाई कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर सा होता है, रंग बिरंगे होते हैं, लाल पीले नीले हरे काले, है ना, रंग बिरंगे से कलर अपीयरेंस होता है। तो ये जो कलरिंग अपीयरेंस वाले जो प्लांट थे, हमारे प्लांटिया थे, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं भाई, सी एनिमॉन्स होते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो ये जो सी एनिमॉन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, इनका अपीयरेंस कैसा होता है, कलर अपीयरेंस होता है, और ये ह्यूमंस के लिए पॉइजनस होते हैं। क्या होते हैं, इंसान के लिए क्या होते हैं, ये पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। ठीक है यहाँ तक। तो ये भी जो सी एनिमॉन्स होते हैं, ये भी कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं, फ्रेगमेंटेशन टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब एग्जाम में पिछले 2-3 सालों से, 2 साल का मतलब है पिछले 2 सालों को छोड़ के भाई, है ना, क्योंकि 2 सालों में तो एग्जाम का कोई पैटर्न ही नहीं रहा है ढंग का। अब इसके बाद, इससे किससे, 2020 से पहले जब रेगुलर एग्जाम्स चल रहे थे, तो उस टाइम पे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते थे, क्या, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, किसी भी मेथड को ले लिया, ठीक है, और उस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या पूछते थे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रेगमेंटेशन है, तो फ्रेगमेंटेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, एक दो एडवांटेज पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला एडवांटेज, देयर इज नो नीड ऑफ सेक्सुअल पार्टनर। हमें पता है कि भाई अगर असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो इसके अंदर क्या होगा, सिंगल पेरेंट होगा, तो जब सिंगल पेरेंट होगा तो सेक्सुअल पार्टनर की नीड नहीं होती। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद अगला इसका एडवांटेज क्या है, रैपिड रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमें पता है कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो इसके अंदर जो स्पीसीज होती हैं वो किससे, रैपिड रेट से, यानी कि बहुत तेजी से क्या होती है भाई, इंक्रीज होती हैं, बढ़ती हैं जाके। ठीक है यहाँ तक। ये दोनों का दोनों हम लोगों ने पढ़ रखा है, जब हम क्या पढ़ रहे थे, डिफरेंस बिटवीन पढ़ रहे थे। तो ये दो क्या है भाई, इसके एडवांटेज है कि नो नीड ऑफ सेक्सुअल पार्टनर, और दूसरा क्या है कि इसके अंदर रैपिड रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, किसमें, हमारे फ्रेगमेंटेशन में। और फ्रेगमेंटेशन में क्या, अगर ये एडवांटेज अगर किसी भी मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछ ले, आंख बंद करके तुम इन दोनों पॉइंटों को लिख सकते हो, है कि नहीं, क्योंकि सबके अंदर हमें ये देखने को मिला कि भाई पार्टनर की नीड नहीं है, प्लस रैपिड रेट ऑफ रिप्रोडक्शन तो हो ही रहा है। अगला डिसएडवांटेज, ये डिसएडवांटेज भी किसी भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो, लेकिन हाँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हल्का सा चेंज आएगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज में वो पढ़ेंगे अलग से। अब यहाँ पे जो हमारा फ्रेगमेंटेशन है, तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है, इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में इसमें एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज सॉरी, नो चांस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन, नो चांस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एंड वेरिएशन, सो इंडिविजुअल में नॉट बी एबल टू अडेप्ट चेंजिंग एनवायरमेंट। क्या बोला गया यहाँ पे, कि जो हमारा फ्रेगमेंटेशन है, तो फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या है कि भाई नो चांस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स। हमें पता है कि जो जीन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, है कि नहीं, किसमें प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स में, जोड़े में होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई इनके अंदर वेरिएशंस नहीं होते, और जो ऑफ स्प्रिंग होती है पेरेंट के क्या होती है जाके भाई, पेरेंट से आइडेंटिकल होती है। क्या होती है, पेरेंट से आइडेंटिकल। जब पेरेंट से आइडेंटिकल है तो इसका मतलब क्या है कि जीन्स के नए कॉम्बिनेशन वहां बने नहीं है, है ना,
प्लस वेरिएशंस उनके आए नहीं है, वेरिएशन उनके अंदर आया नहीं है, बदलाव आए नहीं है, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है भाई, एकदम आइडेंटिकल। कैसे है? आइडेंटिकल है। कौन? जो ऑफिस स्प्रिंग है। तो क्या बोला गया कि फ्रेगमेंटेशन के अंदर नो चांस ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एंड वेरिएशन, यानी कि भाई फ्रेगमेंटेशन के अंदर नए कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स और वेरिएशंस नहीं आते, जिसकी वजह से जो कोई भी इकलौता इंडिविजुअल होगा उस स्पीसीज का, वो चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाएगा। जैसे चेंजिंग एनवायरनमेंट में हमने एग्जांपल किसका लिया था, याद होगा, टेम्परेचर वाला एग्जांपल लिया था, है कि नहीं? कि सारे ऑर्गेनिज्म उसको अडेप्ट नहीं कर पाए, तो जो अडेप्ट नहीं कर पाए भाई, वो उन्होंने अपनी लाइफ को क्या कर दिया, खो दिया। भाई जो अडेप्ट कर पाए वो सरवाइव किया, सरवाइव करके जिन्होंने रिप्रोडक्शन किया तो आगे उनकी स्पीसीज बढ़ी। ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पढ़ा था। और सेक्सुअल में हमने क्या पढ़ा था कि भाई वो चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाते। क्लियर है सबको यहां तक? क्लियर? चलो, शाबाश। रैपिड रेट का मतलब होता है, रैपिड मतलब बहुत तेजी से, और रेट का मतलब होता है स्पीड। अमन ठाकुर, एडवांटेज, एडवांटेज तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, कि भाई जब असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो सिंगल पेरेंट होता है, ठीक है, दो पेरेंट नहीं होते, तो इसका मतलब कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल पार्टनर की नीड नहीं होती है। प्लस इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होते हैं, जो रिप्रोडक्शन होता है वो रैपिड रेट से होता है। रैपिड का मतलब बहुत तेजी से होते हैं रिप्रोडक्शन इसके अंदर, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16। अब ठीक है अमन? अब अनुराग के लिए क्या कह रहा है कि डिसएडवांटेज एक बार और, ठीक है भाई, एक के लिए एडवांटेज हो गया, दूसरे के लिए डिसएडवांटेज। अब अगला डिसएडवांटेज, हम लोगों ने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पढ़ा हुआ है कि भाई ऑलरेडी, कि भाई इनके अंदर वेरिएशंस नहीं आते, क्योंकि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें जो न्यू ऑफस्प्रिंग आता है, नया जनरेशन आता है, नया बेबी आता है, वो पेरेंट से आइडेंटिकल होता है, हूबहू फोटो कॉपी होता है, ठीक है। जब हूबहू फोटो कॉपी होता है तो इसका मतलब उसके अंदर नए जीन्स नहीं आए, नए वेरिएशन नहीं आए। तो जब नए जीन्स और नए वेरिएशन नहीं आएंगे तो जो इन्वायरमेंट चेंज होगा उस चेंजिंग एनवायरमेंट को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर है अनुराग? अगर नहीं है तो भाई जो इस चैप्टर की जो सेकंड क्लास थी उस सेकंड क्लास की वीडियो को देखियो जाके। चलो रब कर दो। अब टॉपिक डालो रीजनरेशन, डालो टॉपिक रीजनरेशन। रीजनरेशन के बाद फिर स्पोर फॉर्मेशन भी आज ही होगा।
किताब खोलोगे तभी तो देख लूंगा। लिख लिया भाई? लिख लिया? साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। जब तक नोट कर रहे, एक चीज और सुनो। चलो पहले समझा देता हूँ, फिर उसके बाद। अब यहाँ पे सबसे पहले रीजनरेशन, ठीक है एमडी शमशाद, मैं याद दिला दूंगा सबको, मैं खुद ही बोलने वाला था, डोंट वरी। अब देखो रीजनरेशन क्या है। जो रीजनरेशन, सबसे पहली बात, हम लोगों ने 3 या 4 टाइप के शायद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन 3 पढ़ लिया, चौथा है ना। अब यहाँ पे इसमें क्या है हमारा, सबसे पहली बात कि ये क्या कहता है, रीजनरेशन क्या कहता है, इन सम ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, स्मॉल कट पार्ट ऑफ देयर बॉडी कैन ग्रो और रीजनरेट टू फॉर्म होल न्यू ऑर्गेनिजम्स कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक टू फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो यहाँ पे क्या बोला कि भाई कुछ ऑर्गेनिजम्स हमारे ऐसे हैं, कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स भी हैं, सबकी बात नहीं हो रही, कुछ की हो रही है, सम की, है ना। तो क्या बोला गया कि हमारे पास भाई कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स हैं, ठीक है। क्या है, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स, जिनमें क्या होता है कि अगर उनके किसी भी बॉडी पार्ट को अगर हम कहीं से भी कट करते हैं, कहीं से भी क्या करते हैं, कट कर दें, तो उनके अंदर रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है। यानी कि जहां से कट करोगे तो वो उस पार्ट से पूरा का पूरा दोबारा से वो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर लेगा, यानी कि रीजनरेट कर लेगा। तो उन्होंने क्या बोला कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म का कोई भी छोटा सा पार्ट अगर तुम कट करते हो तो उस छोटे से पार्ट से भी वो पूरी की पूरी बॉडी को क्या कर लेगा, रीजनरेट कर लेगा, ठीक है। यहां तक इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। तो अब क्या बोला गया कि द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट, यानी कि बॉडी पार्ट से
फुल ऑर्गेनिजम्स का क्या होना, रीजनरेट होने का जो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को हम रीजनरेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि भाई मैं एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हूं जिसके अंदर रीजनरेशन प्रॉपर्टी है, और तुम लोगों ने मुझे यहां से काट के अलग कर दी, मेरी गर्दन अलग कर दी, तो क्या होगा, अगर मेरे अंदर रीजनरेशन प्रॉपर्टी होगी तो भाई गर्दन वापस उग के आ जाएगी, ये लो भाई पूरी बॉडी क्या हो गई, जनरेट हो गई, है ना। प्लस ठीक है, अगर तुमने यहाँ से गर्दन काट के अलग करी और नीचे वाला पार्ट अलग किया, तो नीचे वाले पार्ट में गर्दन जुड़ जाएगी और गर्दन के अंदर पूरी बॉडी आ जाएगी, है कि नहीं, पूरी की पूरी बॉडी बन गई। अब इसके बाद अगला फॉर एग्जांपल तुमने मुझे यहां से काट के अलग किया, फिर यहाँ कमर के पास से काट के अलग कर दिया, तो नीचे वाले पार्ट में ऊपर वाला पूरा पार्ट रीजनरेट हो जाएगा, बीच वाले पार्ट में नीचे वाला और ऊपर वाला पार्ट पूरा रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर गर्दन काट के अलग करी तो क्या होगा, नीचे वाला पार्ट रीजनरेट हो जाएगा। ये हर्षित क्या करो भैया, फिर तो 13वीं मनानी पड़ेगी, अरे बस ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से इमेजिन करो कि ये क्या है, ये रीजनरेशन है कि अगर उसका कोई भी स्मॉल पार्ट, अगर हमने छोटा सा पार्ट कट करके अलग किया, तो कट करने के बाद क्या होगा, पूरी की पूरी बॉडी क्या हो जाएगी, रीजनरेट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक उस छोटे से पार्ट से, और उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रीजनरेशन। इसी मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रीजनरेशन कहेंगे। और ये जो रीजनरेशन हमें देखने को मिलता है, यहाँ जिन सम प्लांट्स और एनिमल्स की बात हो रही है, तो ये जो जिन एनिमल्स की बात हो रही है ना, प्लेनेरिया और हाइड्रा, ये सिंपल एनिमल्स है। तो ये सिंपल एनिमल्स क्या करते हैं, रीजनरेशन करते हैं। लेकिन याद रखना, ये सिंपल एनिमल बोला गया, यहाँ क्वेश्चन मैंने कॉम्प्लेक्स लगाया हुआ है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे प्लेनेरिया और हाइड्रा क्या है, सिंपल एनिमल्स हैं, और ये किसका प्रॉपर्टी शो करते हैं, रीजनरेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब देखो हाइड्रा, ये बडिंग भी शो करता था, तो क्वेश्चन भी आता है भाई कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स का नाम लिखो जो क्या कहते हैं, बडिंग और रीजनरेशन दोनों शो करता है। तो हाइड्रा हमारा बडिंग और रीजनरेशन दोनों शो करता है। अब इसके बाद प्लेनेरिया है, जो हमारे एग्जाम्स में हमसे पूछा जाता है, रीजनरेशन का एग्जाम्पल जो चलता है ना। अब ये जो प्लेनेरिया है, तो प्लेनेरिया क्या है, इट इज अ फ्लैट वॉर्म। प्लेनेरिया क्या होता है, एक प्रकार का फ्लैट वॉर्म होता है। क्या होता है, फ्लैट वॉर्म, लाइक का केचुआ है ना, छोटे से उस टाइप के वॉर्म होते हैं। तो जो प्लेनेरिया है हमारा क्या है, एक तरीके का फ्लैट वॉर्म है। ये एक फ्लैट वॉर्म होता है, जो किसके अंदर पाया जाता है, फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। और जो स्लो मूविंग स्ट्रीम, कहने का मतलब ये कैसे चलते हैं, स्लो 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 स्लो, रेंग रेंग के, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया, प्लेनेरिया एक फ्लैट वॉर्म है जो फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है, जो कैसा था, स्लो मूविंग स्ट्रीमिंग, कहने का मतलब स्लो मूव में स्ट्रीम करता है, चलता है। ठीक है, यहाँ तक इसकी जो धारा होती है कैसी होती है चलने की, स्लो मूविंग होते हैं। अब जो ये जो प्लेनेरिया है, इस प्लेनेरिया का जो एडल्ट प्लेनेरिया होगा, जो एडल्ट प्लेटफॉर्म होगा, उसका साइज कितना होता है, 1 सेंटीमीटर तक का होता है। कितना होता है, 1 सेंटीमीटर तक का। और इनमें से कुछ प्लेनेरिया ऐसे होते हैं, सम एक्सपेंड अप टू 4 सेंटीमीटर, जो अपनी बॉडी को कहां तक एक्सपेंड कर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड कर लेते हैं। अमन थोड़ा सा वेट कर भाई, ठीक है, पहले जो पढ़ रहा है पहले उसको सुन, पहले ये टॉपिक तो खत्म होने दे। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये कितना एक्सपेंड कर लेते हैं, 4 सेंटीमीटर तक। तुमने देखा होगा कैसे, तुमने देखा होगा उसे चलते हुए, है ना, कभी केचुए का, मैं केचुए की बात नहीं कर रहा, उसकी तरह होते हैं, है ना। तो उसकी तरह इमेजिन करो, तुमने चलते हुए देखा होगा, पहले ऐसे होंगे, पहले ऐसे, पहले बॉडी को सिकुड़ेगा फिर आगे बढ़ेगा, यानी कि पहले छोटा होगा, फिर आगे फैलेगा, फिर आगे फैलेगा, फिर आगे फैलेगा, ऐसे ऐसे करके छोटा होगा, फिर एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो ये कितना एक्सपेंड कर पाते हैं, अपने आप को 4 सेंटीमीटर तक एक्सपेंड कर पाते हैं। देन इसके बाद ये मैंने एक पेरेंट प्लान लिया, इसको कितने पीसेस में कट कर दिया, 3 पीसेस में कट कर दिया। ऊपर वाले पीस में नीचे वाला पूरा बॉडी आ गई, बीच वाले में ऊपर और नीचे वाला पूरी बॉडी आ गई। यहाँ नीचे वाले पार्ट में ऊपर की बॉडी क्या हो गई, रीजनरेट हो गई जाके। ठीक है, यहाँ पे अब ये रीजनरेशन हमें कई जगह और देखने को मिलता है, जहां तो पूरी बॉडी में रीजनरेशन है। अब जैसा हमारा लिजार्ड भाई छिपकली हो गई, है ना, तो छिपकली में पूरी बॉडी में रीजनरेशन नहीं है, रीजनरेशन सिर्फ उसकी पूंछ में है, उसकी टेल में। तो उसकी पूंछ में क्या होता है, रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है। तुमने देखा होगा, अगर कोई बूढ़ी वाली छिपकली देखी होगी, मतलब पुरानी वाली छिपकली देखी होगी, तो उसमें देखा होगा चलते हुए कि भाई आगे का पार्ट थोड़ा सांवला होता है, कि वो धूप से तप चुकी होती है ना। अब पीछे वाला पार्ट थोड़ा सा गोरा दिखेगा तुम्हें, क्यों, कि भाई उसकी पीछ पूंछ क्या हो चुकी होती है, कट चुकी होती है। कटने के बाद तो रीजनरेट हुई होती है, इसलिए दोनों कलर वो तुम्हें सिमिलर, सॉरी, डिफरेंट देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके साथ साथ इसके साथ साथ हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा लीवर है, तो हमारे लीवर के अंदर भी क्या होता है, रीजनरेशन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है,
तो हमारे बॉडी में जैसे सिर्फ एक इंडिविजुअल पार्ट में, सिर्फ किसके अंदर है, अगर देखा जाए तो, अगर ऑर्गन्स में, ऑर्गन सिस्टम में देखा जाए तो लिवर है, ठीक है। ये सोनाली कह रही है एक छिपकली देख रही है, उसकी पूंछ को काट के देखूं क्या रीजनरेट होती है कि नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो लीवर है इसके अंदर रीजनरेशन प्रॉपर्टी, छिपकली की पूंछ में रीजनरेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है यहाँ तक। तो इनमें सब कुछ पार्ट्स में, लेकिन यहाँ पे जो सिंपल एनिमल्स होते हैं, तो सिंपल एनिमल के किसमें पूरी बॉडी रीजनरेट करती है, ठीक है यहाँ तक। तो ये सिंपल एनिमल्स हुए। तो यहां से क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि व्हाई द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म लाइक मैमल्स कांट शो रीजनरेशन। कि भाई जो ये देखो, सिंपल एनिमल तो शो कर रहे हैं क्या रीजनरेशन, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे लाइक मैमल्स, ये रीजनरेशन क्यों नहीं शो करते हैं। तो अब देखो जैसे हम लोग हैं, तो हमारी बॉडी क्या है भाई, कि एक ये जो हमारी बॉडी है ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, लाइक अ मैमल। तो अब जब हम लोग क्या है भाई, एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तुम्हारी बॉडी क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब ये जब कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर है ना रीजनरेशन क्यों नहीं होता है ना। तो देखो सबसे पहली बात, अगर कॉम्प्लेक्स बनी है हमारी बॉडी फॉर एग्जांपल, तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारी बॉडी है जो सर्वाइवल कर रही है, तो सर्वाइवल किसी एक इंडिविजुअल पार्ट की वजह से थोड़ी कर रही है। देखो हार्ट का अपना अलग रोल है, हार्ट के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का अपना अलग रोल है, ठीक है, लीवर का अपना अलग रोल है, किडनी का अपना अलग रोल है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा अलग फंक्शन कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा अलग फंक्शन कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैंने कहीं से कट करके अलग कर दिया जाए, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां से कट करके अलग किया तो पूरी की पूरी बॉडी वहीं पे दिखे। यह समन खराब होने के बाद अगर पूरा खराब ना हो तो, ये नहीं कि पूरा के पूरा पी पी के लिवर खराब कर दे, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे क्या है कि भाई कोई एक ऐसा पार्ट नहीं है कि भाई क्या कह सके कि भाई जो पूरी बॉडी में जाके वहां पाया जा रहा हो। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो मैमल्स हैं, तो मैमल्स की बॉडी में क्या है भाई, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्ट से बनी हुई बहुत कॉम्प्लेक्स, जैसे सेल को जोड़ के क्या बनते हैं, सेल को जोड़ के टिश्यू बन रहे हैं, टिश्यू को जोड़ के क्या बन रहे हैं, ऑर्गन्स बन रहे हैं, ऑर्गन्स को जोड़ के क्या बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम को जोड़ के कॉम्प्लेक्स बॉडी बन रही है पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है, सबके अपने इंडिविजुअल फंक्शन है, ठीक है। एक डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि भाई जो ह्यूमन बॉडी है, मैमल्स है, तो इनकी जो बॉडी है बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनी हुई है, ठीक है, जिसके कारण ये रीजनरेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता। रीजनरेशन किसके लिए है, रिप्रोडक्शन के लिए ही तो है, यानी कि उसकी स्पीसीज को इंक्रीज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये किसके लिए, अपनी स्पीसीज को इंक्रीज करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉरी, फॉर एग्जांपल सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि भाई जो मैमल है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ना कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से करते हैं, ठीक है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। अपनी बॉडी को खुद काटता है? नहीं, किसी भी वजह से कर सकती है, अगर कोई ना काटे तो फिर? कुछ ना कुछ ऐसे प्रोसेस होगा जिसकी वजह से हो ही जाएगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है सबको, आगे बढ़े। अब देखो कल की टाइमिंग बता रहा हूँ, इसमें जो भाई जयपुर वाले बच्चे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले कल के लिए, कल भाई मैं फीस लेने के लिए भाई सेंटर पे आऊंगा 2:30 बजे, ठीक है, 2:30 बजे से 3:15 तक रहूंगा, अगर मन करेगा 3:30 तक तो भाई कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन ये टाइम फिक्स रहेगा। तो जिन बच्चों को ऑफलाइन फीस देनी है, तो कल सेंटर पे इस टाइम पे आना, क्योंकि देखो भाई रोज रोज तो आ नहीं सकता, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता रोज रोज आना। तो कोशिश करना भाई, यस अभी तेरे क्वेश्चन पे भी आ रहा हूँ, वेट कर ले। तो कल कितने बजे, 2:30 बजे से 3 बजे तक आना है ऑफलाइन फीस देने के लिए। और जिन बच्चों को ऑनलाइन फीस देने में दिक्कत हो रही है वो भी आ सकते हैं, प्लस साथ ही साथ जो बच्चे भैया को फीस नहीं पे कर पा रहे हैं, ठीक है, किसी वजह से, क्या कहते हैं, ऑनलाइन में, तो अगर वो दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भी जाके कॉल या मैसेज कर सकते हो, भैया अभी यहाँ पे है नहीं, वो चले गए, तो वहीं से ऑनलाइन क्लास लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भैया रहेंगे नहीं, तो नहीं रहेंगे, तो सबको जितनी भी ऑफलाइन फीस है वो सारी की सारी मुझे पेड करनी है आके। और मैं देखो बार बार तो आऊंगा नहीं, जयपुर में ऑफलाइन लेने मैं ही आ रहा था ऑलरेडी पहले से ही, है ना। तो कल के दिन में
मिलने आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, बिल्कुल गगन आ सकता है। तो कल तुम लोगों को आना है, जिनके मन 3 या 4 दिन बाद भी होते हैं तो वो भी आके दे सकते हो, क्योंकि तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम मैं कब आया था। लास्ट टाइम मैं 10 तारीख को आया था, और अब क्या है, 17-18 हो गई शायद, है ना। तो 7-8 दिन के बाद आ रहा हूँ। तो कल अपना जाके इस टाइम पे आ जाना, और आने से पहले सुबह 10 बजे से 10 बजे तक या अभी रात के 10 बजे तक मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। नहीं अखिल, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। क्लास खत्म होने की कितनी जल्दी होती है। अभी पहले ही क्या बोला था, अगर क्लास में अगर तो कांस्टेंट होके बैठा होगा, तो एक चीज इनिशियली ही बोली थी मैंने कि अभी स्पोर फॉर्मेशन और पढ़ना है हमें। अभी तो सिर्फ हमने क्या पढ़ा, रीजनरेशन पढ़ा और एक एग्जांपल पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन का, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ना है, पढ़ा था। अभी स्पोर फॉर्मेशन हमारा बचा हुआ है। तो इस टाइम पे तुम लोगों को आना है, ठीक है। और हाँ, जिन बच्चों को कोई दिक्कत है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन अभी अगर 1-2 दिन में नहीं दे पा रहे हैं, तो साथ ही साथ जाके तुम लोग अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, मैसेज करके बता सकते हो भैया ये दिक्कत है। अदरवाइज अगर तुम बता भी नहीं रहे हो, गगन शांत बैठेगा थोड़ी देर के लिए। हम्म पढ़ने पे भी ध्यान दे लिया कर, या फिर ऑनलाइन क्लास में ऑलवेज चैट सेक्शन ऑन करके ही बैठा होता है। हम्म तो जिनको प्रॉब्लम होगी वो प्रॉब्लम बता देगा, अदरवाइज अगर प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं, ग्रुप के अंदर अटेंडेंस भी है और फीस पेड नहीं हो रही, तो अब ग्रुप से क्या कहते हैं, धीरे 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 रिमूव करना स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। हम्म और जो जो बच्चे कल आएंगे मुझे मैसेज करके बता दोगे। स्नेहा नेक्स्ट वीक से करूंगा मैं। तो ऑफलाइन वो क्लास नहीं होगी, क्योंकि मैं ऑफलाइन बैठा के तो नहीं पढ़ा सकता कि भाई चालान में कटवा लूं, पर बच्चे के हिसाब से 2,000 रुपए, एक बच्चे की फीस भी नहीं है मंथ की, ठीक है, 2,000 रुपए, और एक बच्चे पे 2,000 का चालान कटवाऊं, ठीक है। प्रिंस ऑनलाइन पेमेंट किसी भी कर सकते हो, मुझे कर सकते हो, भैया को कर सकते हो, बस स्क्रीनशॉट भेज देना है सेम टाइम पे, और जिसको करोगे उसको स्क्रीनशॉट भेजोगे। और दोनों का नंबर सेम है, जो व्हाट्सएप पे मेरा और भैया का नंबर है, ठीक है, वही पेटीएम और फोन पे है। तो मैं 10-10 15-15 मिनट के लिए डाउट के लिए बुला सकता हूँ, अगर किसी को डाउट होंगे तो, ठीक है। और ट्यूशन कब ओपन होंगे, देखो इस टाइम पे भाई केसेस कम होना तो चालू हो गए हैं, जैसा हमें पता है, ठीक है, लेकिन ये गलत फहमी है कि केसेस कम होना चालू, हर घर में अगर पूछो तो 1-2 बंदा बीमार जरूर पड़ रहा है, ठीक है। तो ये केसेस इसलिए कम है क्योंकि मार्केट में जाके सेल्फ चेक वाली किट आ चुकी है, ठीक है। जब सेल्फ चेक की किट आ चुकी है तो लोग क्या कर रहे हैं, जब घर में ही चेक कर रहे हैं, तो जब घर में पॉजिटिव आ रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं भाई, लोग क्या कर रहे हैं भाई, डॉक्टर से सजेशन लेके दवाई ले रहे हैं। जब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में डाटा ही जा ही नहीं रहा, तो केस तो कम दिखेगा ही ना जाके, केस कम थोड़ी है। जब 200-200 रुपए की जाके किट आ रही है, 200-250 रुपए की, और आज की डेट में 200-250 रुपए क्या होते हैं, है ना। तो लोग आराम से क्या कर रहे हैं, घर में ही किट लेके आ रहे हैं 200-250 रुपए की, आराम से चेक कर रहे हैं, और चेक करने के बाद अगर पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव है तो भाई खुश हैं, अगर पॉजिटिव है तो घर में ही सेल्फ क्वारंटाइन, सेल्फ आइसोलेट हो रहे हैं, और आइसोलेट होके भाई डॉक्टर के सजेशन से दवाइयां ले रहे हैं। इसलिए केसेस कम दिख रहे हैं तुम लोगों को, अगर देखा जाए 2 दिन में जो केसेस गिरे हैं, वो इसलिए गिरे हुए हैं क्योंकि मेडिकल वाले खुद कहते हैं कि पर डे वो कम से कम 500-500 किटें बेच रहे हैं जाके, 200-200 किटें बेच रहे हैं जाके। तो केसेस कम होने का रीजन ये है। केसेस कम होने का रीजन ये नहीं कि कोविड कम हुआ है। अब इसके बाद साथ ही साथ अब ये, हाँ, ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 दिन में पीक आ जाएगा, और 3 से 4 दिन में अगर पीक आ जाएगा, तो पीक आने के बाद फेब के फर्स्ट वीक से, जो फेब का क्या होगा, फर्स्ट वीक होगा, उससे डिक्लाइन चालू हो जाएगा। और फेब के फर्स्ट वीक से डिक्लाइन चालू हो जाएगा, तो 15 फेब तक ऑलमोस्ट चीजें क्या हो जाएंगी, नॉर्मल हमें देखने को मिल जाएंगी। और पीक का मतलब होता है जाके एकदम ऊंचाइयों पे, ठीक है, अपनी बुलंदियों पे। अब यहाँ पे इसके बाद चीजें नॉर्मली क्लासेस 10 फेब भी कह सकते हैं, अगर फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रहा है, क्या पता एक हफ्ते में हो जाए, तो भाई 7 फेब से चीजें स्टार्ट हो जाए। और पहले ही बोल दिया गया है भाई गवर्नमेंट की तरफ से अभी कि तुम्हारा जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा वो प्योरली ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन हो नहीं सकता, चाहे कोविड हो या ना हो, क्योंकि वैक्सीनेशन तुम लोगों का हो रहा है बहुत तेजी से, ठीक है। तो भाई ये मत सोचो, अगर वैक्सीन लग रही है तो वैक्सीन लगवाओ, टाइम से इंतजार मत करो जाके कि भाई बाद में जाएंगे 2-4 को देखने का, वैक्सीन से जाके खतरा होगा कहीं टपक तो नहीं गया जाके, अगर इस इंतजार में बैठे रहोगे तो हो गया फिर, रब कर दो। यस। और 28 दिन बाद जिनका सेकंड डोज का टाइम हो जाएगा अपना, वो सेकंड डोज लेंगे जाके।
यस, ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ही आता है प्लेनेरिया, ठीक है। लेकिन ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आता है, क्योंकि भाई सिंगल पेरेंट के द्वारा ही हो जाता है, ठीक है, खुद से रीजनरेशन प्रॉपर्टी से। कितने दिन चलेगा? बुक खोलिए, हाँ, टॉपिक पता होंगे। मेरे हिसाब से तो चलो यहां देखो, अगला है हमारा, हमारा है स्पोर फॉर्मेशन। डालो टॉपिक और पढ़ने की आदत डाल लो, क्योंकि पैटर्न आ चुका है। जिस स्पीड से वैक्सीनेशन हुआ है भाई, कितने कितने 3.5 करोड़ के आसपास मैंने देखा कि भाई 3 तारीख के बाद वैक्सीनेशन हो चुका है बच्चों का। मगर इस रेट से रहेगा तो वैक्सीनेशन तो तुम्हारा और तेज होने ही वाला है। तो एग्जाम के लिए रेडी रहो। पैटर्न तुम लोगों ने देख ही लिया है सैंपल पेपर। अरे यार, लिखा तो नहीं है ना किसी ने? लिखा तो नहीं है ना अभी? कोई नहीं, काट दो। पेज एक्सचेंज हो गया था।
लास्ट है आज का ये। यस यस दिशा। बट दिशा सब में नहीं, क्योंकि उसके भी टाइप्स हैं कुछ। कल रंजीत भैया की क्लास है, कल क्लास आई थिंक रिकॉर्डेड मिलेगी, क्योंकि वो रास्ते में ही होंगे, ट्रैवलिंग में ही है वो। कोविड के केसेस बढ़ गए इसलिए। चलो यहाँ देखो, सबसे पहले स्पोर फॉर्मेशन। अब यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन एक और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है भाई, जिसमें भाई सेक्सुअल पार्टनर की नीड नहीं पड़ती, इंडिविजुअल पार्टनर ही क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है और उसके स्पीसीज को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ठीक है यहाँ तक। अब जो स्पोर फॉर्मेशन है, इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस hundreds of microscopic reproduction unit called spores। अब क्या बोला गया कि स्पोर फॉर्मेशन के अंदर जो पेरेंट प्लांट होगा, क्या होगा, पेरेंट प्लांट होंगे वो मोर देन 100, कितने, मोर देन 100 माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्शन यूनिट को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पोर्स। तो स्पोर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि स्पोर फॉर्मेशन प्रोसेस में जो हमारा मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर जो हमारा पेरेंट प्लांट है, क्या है, पेरेंट प्लांट होगा, वो क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा मोर देन 100 माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्शन यूनिट्स को, क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और वो जो रिप्रोडक्शन यूनिट होंगे उसी को क्या कहा जाता है, स्पोर्स। ठीक है। अगर सिंपली अगर समझना है तो सिंपली समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स क्या है, हमारे एक तरीके से सीड है, बीज है ना। कि भाई जो पेरेंट प्लांट है, वो पेरेंट प्लांट 100 से ज्यादा रिप्रोडक्शन यूनिट को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, जिसे हम स्पोर्स कहते हैं। क्योंकि जो सीड है, तो वो सीड भी क्या होता है, प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन यूनिट ही तो होता है ना। रिप्रोडक्शन यूनिट का मतलब क्या है कि भाई जो चीज जर्मिनेट हो, आगे बढ़े, है ना, वही उसी का फैलाव हो। तो यहाँ पे लेकिन ये जो स्पोर्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक साइज के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है। तो क्या बोला गया कि पेरेंट प्लांट मोर देन 100 माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्शन यूनिट को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, स्पोर्स के नाम से जानते हैं। देन इसके बाद क्या बोला गया, जो स्पोर होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि स्पेरिकल स्ट्रक्चर है। किसी बुक में बल्ब लाइक लिखा है, किसी बुक में ग्लोब लाइक लिखा है, किसी में क्नोब लाइक लिखा है, यानी कि जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं ये सारी की सारी क्या है, स्पेरिकल शेप है ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया, जो स्पोर्स है हमारे, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होगा इसका। और ये जो स्पोर्स है ये किससे कवर होगा, बाय थिक वॉल। यानी कि ये जो हमारा स्पोर होगा, ये स्पोर हमारा जो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ये किससे कवर होगा, ये इस थिक वॉल से, मोटी वॉल से कवर होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, स्पोर्स कहते हैं। एंड अंडर फेवरेबल कंडीशन
दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। और जैसी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, इस स्पोर को क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, और फेवरेबल कंडीशन मिलते ही ये क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, ठीक है, और जर्मिनेट करने के बाद न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेंगे। और इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन है, वो फेवरेबल कंडीशन क्या है, मॉइस्चर है। क्या है, मॉइस्चर। ठीक है, यहां तक। जैसे ये स्पोर्स किसके कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्चर इंक्रीज होगा या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, यानी इसके जो स्पोर्स होंगे वो क्या होंगे, जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होकर क्या प्रोड्यूस करेंगे, न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, यहां तक। और ये जो स्पोर फॉर्मेशन है, जो हमें यूनिसेलुलर के साथ साथ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दोनों में देखने को मिलती है। ठीक है, यहां तक। जैसे फॉर एग्जांपल फंगाई है, तो ये फंगाई, फंगाई में क्या, राइजोपस और म्यूकोर, ये क्या दिखाते हैं, ये भी जाके स्पोर फॉर्मेशन दिखाते हैं। जो कुछ बैक्टीरिया हैं, ये भी क्या दिखाते हैं, स्पोर फॉर्मेशन दिखाते हैं। साथ साथ सम फ्लावरिंग प्लांट, सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट, कुछ क्या होंगे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होंगे जाके, ये भी क्या दिखाते हैं, स्पोर फॉर्मेशन दिखाते हैं। लेकिन जो हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है क्या, ब्रेड मोल्ड का एग्जांपल राइजोपस, जो एग्जाम में हमारे आता है। ठीक है, यहाँ तक कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स इन राइजोपस, की राइजोपस के स्पोर्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भाई राइजोपस के जो स्पोर्स हैं उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, यहां तक हमें स्टेप याद करने होते हैं इसके। अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो तुम देख रहे हो ब्रेड मोल्ड, ये जो ब्रेड मोल्ड है एक क्या है, ये फंगस प्लांट है, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है भाई, राइजोपस है। ठीक है, तो जो ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड मोल्ड को ही हम क्या कहते हैं, राइजोपस कहते हैं। ठीक है, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड तुमने वो देखा है, क्या कहते हैं, ब्रेड देखा होगा, ब्रेड या रोटी की चलो बात कर लो, रोटी को भी हम ब्रेड में ही कंसिडर करते हैं। तो ब्रेड हो गए या हमारी चपातीज हो गई, तो उनको देखा होगा कि अगर तुम मॉइस्चर के खुले में रख देते हो, है ना, जब खुले में रख देते हो तो उसका मतलब उसे क्या मिल रहा है, मॉइस्चर मिल रहा है। जब उसे मॉइस्चर मिलता है तो तुम देखोगे ब्रेड के ऊपर एक व्हाइट व्हाइट सा आ जाता है, कुछ ज्यादा समय हो जाता है तो ग्रीन हो जाता है, कुछ ऐसे होंगे जिनका कलर ब्लू होता है, यानी डिफरेंट कलर्स के होते हैं, इनका कोई कलर क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता। तो वो जो तुम्हें दिख रहा है ना वहां पे, वो है स्पोर्स, वो है क्या जाके, वो है ब्रेड मोल्ड राइजोपस। ठीक है, यहाँ तक तो पता लगा कि राइजोपस क्या है, कि ब्रेड के ऊपर जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में खुले में रख के छोड़ देते हो तो सफेद सफेद सा आ जाता है, रोटी के ऊपर देखोगे सफेद सफेद हो जाता है, प्लस अगर कुछ दिन अगर रोटी को खुले में छोड़ दो तो हरे रंग की हो जाती है। तो वो क्या होता है, वो वही राइजोपस होता है, वो फंगस प्लांट होते हैं, क्या होते हैं, फंगस प्लांट होते हैं, यानी कि फंगस होती है वो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक। हम्म अभी मैंने ऐसे वीडियो में देखा। इस ये जो हाइप है, इस पूरे को हाइप बोला जाता है, ये है हाइप, ये जो बेस है। ठीक है, इस बेस को हाइप बोला गया है। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहां तक हुआ, सबने देखा है ना इस चीज को, कहीं भाई ना देखा हो, ये तो देखा है ना। तो अब इनके अंदर होता क्या है, तुम देखोगे कि भाई इनिशियली पहले थोड़ा सा होता है, बिल्कुल छोटा सा, है ना, फिर छोटे के बाद क्या होता है, ये और बढ़ता जाता है। ठीक है, अमन कोई बात नहीं, एक काम करियो, ब्रेड को खुले में रख दियो और एक रोटी को खुले में रख दियो छत के ऊपर जाके, और 2-4 दिन के बाद देखियो वहां पे हरियाली छा जाएगी, और ब्रेड के ऊपर व्हाइट व्हाइट सा जम जाएगा पूरे पे। तो तो यहाँ पे तो ये जो आते हैं, तो इनिशियली जो जो ब्रेड के ऊपर जो इनिशियली आता है वो आता है एयर के थ्रू, किसके थ्रू आता है, एयर के थ्रू जाके वो जो फंगस प्लांट है उसका एक छोटा सा स्पोर कहो या एक छोटा सा बीज कहो, जो भी कहो, वो जो ब्रेड के ऊपर इनिशियली आते हैं वो किसके थ्रू आते हैं, एयर के थ्रू आते हैं, किसके थ्रू आते हैं, एयर के थ्रू। चलो एयर के थ्रू पहुंच गए, है ना, जब ये एयर के थ्रू वहां पहुंच गए, तो एयर के थ्रू पहुंचने के बाद जैसे ही इसको क्या मिलेगा जाके, फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, क्या होगी, फेवरेबल कंडीशन मिली। तो जैसी फेवरेबल कंडीशन होती है, तो फेवरेबल कंडीशन होती है, ये जो हाइप है, ये जो हाइप होता है ना, तो ये हाइप ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद क्या आएगी भाई, स्टेम आएगी, स्टेम होने के बाद ये क्या आ गई, स्टेम आ गई, हाइप से क्या आ गई, स्टेम आ गई, स्टेम से यहाँ पे क्या आ गया, ये पूरा का पूरा जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इस पूरे को कहा जाता है स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम हुआ। अब ये जैसे स्पोरेंजियम, तो लेकिन ये हाइप से ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन कैसे हुआ, जैसे उसको क्या मिला, मॉइस्चर मिला, क्या मिला, मॉइस्चर। ठीक है, तो मॉइस्चर मिलते ही वो फंगस प्लांट ब्रेड के ऊपर या रोटी के ऊपर क्या करते हैं, ग्रो करना चालू करते हैं। अब जैसे ये कहाँ बढ़े, आगे की तरफ बढ़े, ये फॉर्मेशन हुई, तो ये क्या है, स्पोरेंजियम है। ठीक है, स्पोरेंजियम है। अब ये जो पूरे को कहा जाता है स्पोरेंजियम,
और ये जो बाहर वाली आउटर कवरिंग होती है इसको कहते हैं स्पोर केस। क्या कहते हैं? स्पोर केस। ठीक है यहाँ तक? अब ये स्पोर केस हो गया, तो ये आउटर कवरिंग को कहते हैं क्या? स्पोर केस। पूरे को क्या कहा जाता है? स्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है यहाँ तक? अब इसके बाद जैसे ही फिर से इसे मॉइस्चर मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन मिली, तो उसके बाद ये जो हमारा स्पोर केस होगा तो ये क्या जाएगा? फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा। और बस्ट होने के बाद इसमें से एक बार में मोर देन 100 स्पोर्ट्स जो होंगे हमारे छोटे छोटे, वो किसमें? एयर में डिस्पर्स हो जाएंगे, है ना, हवा में फैल जाएंगे। किसमें फैल गए? हवा में फैल गए। अब हवा में फैलने के बाद तो कुछ उसमें से स्पोर्ट्स क्या होंगे? जाके वापस से आके वहीं नीचे गिर जाएंगे उसी ब्रेड या उसी चपाती के ऊपर, प्लस कुछ एयर के थ्रू कहाँ जाएंगे? आगे बढ़ते जाएंगे, है ना, आगे बढ़े। अब यहाँ पे जब वापस आके नीचे गिर गए, तो नीचे गिरने के बाद फिर से क्या? फिर से मॉइस्चर मिला। मॉइस्चर मिलने के बाद फिर ग्रो हुए पे यहाँ पे क्या देख रहे हो कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता जा रहा है, और ये जो फंगस है, ये फंगस क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? इसमें जब ये उड़ जाते हैं तो ये बॉल्स बच भी तो जाती है अंदर। हाँ हाँ। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ ना दोनों। बाकी बैचों में तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं इस बैच में लिख दे रहा हूँ क्योंकि लास्ट बैच है। ठीक है? दोनों क्वेश्चन फिर अपना घर पे करना आराम से। स्क्रीनशॉट ले लिया? रब कर दूं? 3, 2। स्नेहा क्वेश्चन तो लिख ले। दो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इसमें से है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पहला तो। डिस्क्राइब रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स इन राइजोपस। एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज, कोई लेफ्ट नहीं करेगा। अब जिसका स्क्रीन पे दिख गया लेफ्ट, घर पे रेडी रहना फोन के लिए। होमवर्क है। तो ये का मतलब क्या है?